सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर लें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि दिशेवन कुंडली का फलादेश कैसे करें, यानी कि सप्तमांश कुंडली का फलादेश कैसे करें। इस कुंडली से हम अपने बच्चों, पुत्र पुत्रियों के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि पुत्रियां होंगी कैसी होंगी, स्वभाव कैसा होगा, प्रथम पुत्र का कैसा होगा, दूसरे संतान का कैसा होगा, तीसरे संतान का कैसा होगा, इत्यादि ढेर सारी कुछ अपने संतान के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग कल की कक्षा में सप्तमांश कुंडली के लग्न, दूसरे, तीसरे एवं चौथे भाव का भी शायद विचार किए थे ना। लग्न, दूसरे, तीसरे एवं चौथे भाव का हम सबों ने विचार किया था। आज की कक्षा में हम लोग डीप 7 कुंडली के 5वें भाव से आगे का विचार करेंगे। तो जैसा कि लग्न कुंडली से 5वें भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, सबसे पहले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो लग्न कुंडली के 5वें भाव से सामान्यतः जातक की बुद्धिमता, संतान का विचार किया जाता है एवं मंत्रणा शक्ति की भी विचार की जाती है, देव आराधना का भी विचार किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से बुद्धिमता एवं संतान का विचार किया। वह संतान कौन सा? तो प्रथम संतान, 7वें भाव से दूसरा संतान, 9वें भाव से तीसरा, चौथे संतान 11वें भाव से, और 5वां संतान लग्न भाव से। आप लोग देखेंगे, यदि आप अपने माता पिता के 5वीं संतान हैं तो आपके पिता और माता में जो गुण है, अधिकांशतः गुण मेल खाते हैं, अधिकांशतः गुण मेल खाते हैं। यदि आप 5वें संतान हैं, हम भी अपने माता पिता के 5वें संतान हैं, हम भी अपने माता पिता के 5वें संतान हैं। 1 2 3 4 5 हम 5वें संतान हैं। हमसे 2 भाई बड़े हैं, 2 भाई और 2 बहन बड़ी है, जिसमें अब दोनों बड़े भाई अब आज इस दुनिया में नहीं हैं। बड़ी बहन एक नहीं है, एक बड़ी बहन हमसे है। हमसे छोटे भाई 2 हैं, एक हमसे छोटे भाई अब आज इस दुनिया में नहीं है। हमसे सबसे छोटे भाई जो मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, वो अभी हैं, और ईश्वर करे कि उनकी उम्र कम से कम जब तक हम इस धरती पे रहे तब तक हम उनको हंसते खेलते देखते हुए हम इस धरती से विदा लें। यह हमारी उनके लिए आशीर्वाद है। तो पंचम भाव से जहां बुद्धिमता एवं प्रथम संतान का विचार किया जाता है, बुद्धिमता स्वयं की, बुद्धिमता स्वयं का और प्रथम संतान का, ठीक उसी प्रकार यह भाव पंचम भाव पुण्य का भी है। यहाँ से जहां से हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं, तो जब हम मंत्रों का साधना करेंगे, इष्ट की आराधना करेंगे, तो पुण्य तो मिलेगा ही। तो पुण्य का भाव भी है। पुण्य जहां से मिलेगा, जब हम मंत्र साधना जहां से करेंगे, देव आराधना जहां से करेंगे, पुण्य वहीं से मिलेगा ना जी। तो पंचम भाव, और पंचम से पंचम होने के कारण
जब हमारे अंदर में पुण्य की भावना आ जाती है तो हम धर्म का काम करते हैं। तो पंचम से पंचम ये दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। नवम भाव भी पुण्य का है, धर्म का है, हमारे गुरुजनों का है, और नवम से नवम लिया है। नवम यानी हमारे भाग्य का भाग्य भाव। हमारे भाग्य में क्या है, तो हमारी जितनी अच्छी बुद्धिमता होगी, जितना अच्छा कला कौशल होगा, उतना अच्छा हम बुद्धिमता से अपना काम करेंगे और भाग्य हमारा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए भाग्य से भावक भावों के सिद्धांत को समझना बड़ी मुश्किल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि D7 कुंडली का जो पंचम भाव होता है, यह जातक का बुद्धिमता का भी प्रतीक है, बुद्धिमता का भी प्रतीक है। यदि पंचम भाव के स्वामी D7 के पंचम भाव के स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है, भाव पर अच्छी स्थिति हो, भाव पर शुभ ग्रहों का अच्छा प्रभाव हो, तो अच्छी बात है। प्रयास और उपयोग, हम जातक अपने बुद्धिमत्ता का क्या उपयोग करने के लिए क्या प्रयास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसका उपयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्रयास करना अलग बात है और उपयोग करना मतलब कि वह उपयोग में परिलक्षित होना अलग बात है। उपयोग में परिलक्षित होना दूसरी बात है, दूसरी, और अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करना अलग बात है। उपयोग भावेश से देखे जाते हैं कि भावेश की स्थिति कैसी है, मतलब प्रयास किससे देखे जाते हैं, भावेश से देखे जाते हैं। अब इस लग्न का अंशात्मक मान 21 है। हम सबों को बरकुंडलियों के फलादेश में, हम सबों को बरकुंडलियों के फलादेश में सावधानियां बरतनी चाहिए कि जब लग्न बदल रहा हो उस समय का अंशात्मक मान न हो, उस समय का अंशात्मक मान न हो। तो यह जो है, अगर लग्न का मान 21 है, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि यह 20 से थोड़ा ज्यादा है, 20 से थोड़ा ज्यादा है। हमने देखा है 20 पॉइंट कुछ कुछ है। तो हमारी आदत है कि नवमांश 20 अंशों पर बदलता है, तो यदि 20 अंश से हल्का भी एक दो चार कला भी अधिक होता है तो हम 21 लिख देते हैं ताकि नवमांश का चयन हो सके। तो यह 21 अंश है, इसको 20.5 मान सकते हैं, 20.5 मान सकते हैं। और 21-25 पे सप्तमांश बदलता है। कितने पे बदलता है? 21-25 तक। नहीं ना, यह 23 सप्तमांश 21-25 पे बदलता है ना जी गुरु जी, 21-25 पे, 21-25 पे बदलता है। तो अगर 20.5 अंशात्मक मान है तो उधर कितना बचा? 30 और 25, लगभग एक अंश बढ़ गया ना। तो एक अंश के 4 मिनट समय होते हैं, तो 4 मिनट आगे पीछे में ठीक है। यह लग्न का अंशात्मक मान ठीक है, इनकी हम बढ़िया से फलादेश कर सकते हैं। अगर वहीं 21-25 पर लग्न बदल रहा हो सप्तमांश का, और 21-20 हो, 21-30 हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तब इसका विचार न करना चाहिए। अब यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी अपने से 5वें भाव में चले गए एवं अपने मित्र राशि में है, अपने मित्र राशि में, अपने मित्र राशि में है और अपने मित्र के द्वारा दृष्ट भी है। तो यह अपने बुद्धिमता के उपयोग के लिए यह प्रयासों को दर्शाता है। क्या करता है? अपने बुद्धिमत्ता द्वारा उपयोग किए हुए प्रयासों को दर्शाता है। अब बुद्धि कैसी होगी यह अलग का बात है, बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा नहीं होगा यह अलग होगा।
अब बुद्धिमत्ता की जहां तक बात है, तो अगर हम इसी कुंडली की फलादेश करें कि उपयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मंगल की दृष्टि है यहाँ पे बुध की राशि है। मंगल बुध को शत्रु मानता है, मंगल बुध को शत्रु मानता है। हम लोग यह फल दीपिका पुस्तक पढ़ रहे हैं, फल दीपिका में कहता है कि पिछले 3 पीढ़ी पीछे तक जाओ। फल दीपिका क्या कहता है? 3 पीढ़ी पीछे तक जाओ। अब मंगल के गुण धर्मों को देखने के लिए गुरु को देखेंगे, तो यह 1 पीढ़ी पीछे हुआ। अगर मंगल को देख लिए तो फिर गुरु को देखेंगे, 1 पीढ़ी पीछे होगा। तो यह पापग्रह की राशि में है। खैर ठीक है, शनि की राशि में है तो शनि को देखेंगे, पिछला 3 देख लिए, और शनि नीच का हो गया। शनि नीच के फल दीपिका में 3 पीछे तक जाने के लिए कहता है। तो शनि नीच का हो गया। नीच शनि की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में ये बैठे हुए, संस्कार को शनि के नीच का हो गया, खराब हो गया। तो क्या बुद्धिमत्ता का यह तो बुध अच्छी स्थिति में है तो प्रयास करेगा ये, लेकिन क्या यह उपयोग कर पाएगा उसका? नहीं कर पाएगा, और नहीं करता भी है ये, ज्यादा करता भी नहीं। और इसके बाद में हम सभी प्रथम संतान के बारे में भी यहाँ से देखते हैं। हम सभी प्रथम संतान के बारे में भी देखते हैं। यदि भाव ठीक ठाक हो, भाव पर अच्छी स्थिति हो, भावेश खराब ना हो, तो प्रथम संतान सुलभ ही होते हैं। प्रथम संतान सुलभ होते हैं, मतलब कि बगैर समस्याओं के होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि प्रथम संतान कैसे होंगे, क्या सुलभ होंगे, नहीं होंगे, नहीं समस्याएं तो नहीं आएंगी। तो भाव का स्वामी तो ठीक है, भाव का स्वामी ठीक है। भाव पर अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रभाव है, भाव पर अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव है। तो यहाँ थोड़ी अग्नि तत्व के ग्रहों का पंचम भाव पर प्रभाव होना, यह गर्भपात को दर्शाता है, गर्भक्षय को दर्शाता है ना जी। चाहे कुंडली पुरुष की हो या कुंडली स्त्री की हो, अगर पुरुष की कुंडली में जो योग बनते हैं और वह योग उस व्यक्ति पर प्रभावी नहीं होने वाला होता है, तो वह योग उसके जीवन साथी पर प्रभावी हो जाता है। अगर महिला की कुंडली है, कुछ योग बने हुए हैं अच्छे, अगर वह योग महिलाओं पर प्रभावी नहीं होने वाला है तो पुरुषों पर हो जाता है। इसीलिए तो आज के जमाने में तो कम, थोड़ा आज के जमाने में कम, लेकिन पहले के जमाने में थोड़े ज्यादा। हम सभी यहाँ पर जितने भी हैं वयस्क लोग हैं, सभी की उम्र 40 वर्ष के आसपास या उससे अधिक ही है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों को, देखिए जीवन के अनुभव हमें ज्ञान देता है, जीवन का अनुभव हमें ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, और जीवन के अनुभव को अपने पर लगाना चाहिए। क्या हम ईश्वरीय नियम को समझ पाते हैं? तो पहले के जमाने में महिलाएं काम नहीं करती थी, रोजी रोजगार में उतना भागीदारी उन्हें नहीं था ना। पहले के जमाने में महिलाओं का कार्यों के प्रति उतना नहीं था, साझेदारी नहीं थी। तो क्या पहले के जमाने की महिलाओं की कुंडली में या जन्म के समय में क्या धन वृद्धि हेतु या काम हेतु या नौकरी हेतु, व्यवसाय हेतु क्या योग नहीं बनते थे? बनते थे। तो जो महिलाएं काम नहीं करती थी, यानी कि घरों के या आय के समृद्धि में कार्यों के अनुसार वो जब साझेदार नहीं बनती थी, पति ही केवल काम करते थे, तो अक्सर यह देखा जाता था कि जो व्यक्ति निठल्ला घूम रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, और शादी हो गई, जब आबदेहियां थोड़ी बढ़ी
अपने आप उसके कार्यों में काफी ग्रोथ होता चला गया। उनकी पत्नी उनके कार्यों में सहयोग नहीं दिया, लेकिन वह ग्रोथ क्यों हो गया? तो चूंकि महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, काम करना पुरुषों को है, और महिलाओं की कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं, धन के योग बने हुए, समृद्धि के योग बने हुए। धन कहाँ से आएगा? काम करने से आएगा। काम कौन कर रहा है? पति कर रहा है। तो इनके योग वहां पे जुड़ जाते थे, आज भी जुड़ते हैं, आज भी जुड़ते हैं। आज भी जुड़े। तो यह बातें सत्य है। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? प्रथम संतान। तो यहाँ पे गर्भक्षय की संभावनाओं को दर्शाता है। अब इसकी पुष्टि देखें, क्या लग्न कुंडली में भी है? क्या लग्न कुंडली में भी देखें, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए। यहाँ भी प्रथम संतान से संबंधित समस्या हुआ या नहीं हुआ? हुआ गुरुदेव। और उसकी पुष्टि D7 में हो गया कि नहीं हो गया? जी। यदि संतान होता है, अब समस्या है तो ठीक है, उपाय होंगे, कोई सुझाव सलाह होगा, कुछ पूजा पाठ होंगे, व्रत त्योहार होंगे, कुछ मंदिर में पूजा पाठ, मन्नत इत्यादि होगा। यही होता है ना। संतान तो होंगे ही, ईश्वर करे सभी को संतान हो, संतान हो। फिर संतान की बुद्धिमत्ता कैसी होगी प्रथम संतान की? तो भाव का स्वामी अपने से पंचम है, भाव पर ऊर्जावान ग्रह की दृष्टि है। पंचमेश अच्छी स्थिति में है, तो इस जातक का जो प्रथम संतान होगा सामान्यतः बुद्धि वाला होगा या बुद्धि कमजोर होगा उसका? शार्प माइंडेड होगा, तेज होगा, तेज होगा। लेकिन उस तेज की क्वालिटी कैसी होगी? थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगी गुरुदेव, क्योंकि अष्टम में क्या है, मतलब खोजी बुद्धि होगी। लीक से हटके करेगा काम, लीक से हटके करेगा। राहु की दृष्टि लगन कुंडली में भी राहु है पंचम, और D7 में भी राहु पंचम को भी देख रहा है और भावेश को भी देख रहा है, तो अपने ही हिसाब से चलेगा। और भी कुछ आगे बढ़े और डीप तक जाएं। ये तो आप लोगों ने पंचम भाव पर पड़ने वाले दृष्टि, पंचमेश पर पड़ने वाले दृष्टि और पंचम भाव पर पड़ने वाले मंगल की दृष्टि से आपने देखा, यदि संतान होता है, ईश्वर करे कि संतान हो, यदि संतान होता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? तो यह तो तीव्र माइंडेड होगा और एकाएक किसी भी चीज का निर्णय ले लेगा ना। हाँ, एकदम से ले लेगा, और वह निर्णय अच्छा ही होगा ना। जी गुरु जी। लेकिन निर्णय की क्वालिटी कैसी होगी? जब यहाँ तक पहुंच ही गए तो क्या क्वालिटी का निर्धारण हम कहाँ से कर लेंगे? या हम सबों को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? जी गुरुदेव, यही तो फंसते हैं, यही तो नहीं फंसते। वो तो नीच ग्रह की राशि में बैठे हैं। हाँ, अब बुध जो है नीच ग्रह की राशि में है और शनि जो है नीच का है, और नीच के शनि की स्वराशि की दृष्टि है, और मंगल भी देख रहे हैं। तो मंगल के मूल त्रिकोण राशि में ही नीच का ग्रह बैठा हुआ है। यह नीच के ग्रह ऐसे बात नहीं है कि फल नहीं देते। अब नीच के ग्रह भी फल देते हैं, इनके क्वालिटी बदल जाते हैं, कार्य नहीं बदलते, कार्यों की मात्रा नहीं बदलती। अब 11 अंशों के हैं, ये तो काम करेंगे ही करेंगे, बलवान भी है, ठीक ठाक है, युवावस्था के करीब ही है, यानी कि 12 अंश युवावस्था का हो जाता है ना। जी गुरु जी, अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा फोकस रहेंगे। हाँ जी, अपने स्वार्थ का ध्यान में रखते हुए बड़े बुद्धिमत्ता से बड़ा जल्दी निर्णय ले लेगा। जी, प्राथमिकता स्वार्थ की हो सकती,
अगर यही शनि उच्च का होता यहाँ पर, अगर तो यही मेहनत भाई से उच्च का होता तो मेहनत बड़े से काम करता। न्यायप्रियता से, उदारवादी बिल्कुल। ढंग से, किसी दूसरे का अहित ना हो, किसी दूसरे के दायित्व का भी समन ना हो, और अपना भी दायित्व का निर्वहन हो जाए। व्यापक दृष्टिकोण से सोचते समझते हुए एक का एक फैसला लेता, क्योंकि राहु एवं मंगल की भी दृष्टि। तो यह क्वालिटी किसने बदल दिया? शनि। हाँ नामित जी, बोला जाए। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा बताया हमें, यही बहुत ही तरीके से, बहुत बहुत अच्छे से समझाया। तो हम सबों को समझने का प्रयास करने चाहिए। हम लोग जितने डीप तक जाएंगे उतना ही फलादेश सही कर पाएंगे। चला जाएगा। देखिए, किसी भी चीज को बतलाने के लिए हम लोग 5 मिनट में बतला देते हैं, पूरे जीवन भर के ज्ञान अनुभव अध्ययन का सारांश कोई भी कुंडली खुलती है तो तुरंत बता देते हैं 5 मिनट में, जितना ज्ञान रहता है उसके अनुसार से। लेकिन वह ज्ञान को समझने में, सीखने में बरसों लग जाते हैं ना। जी गुरुजी। अब यहाँ पर और भी समस्या है, और भी ढेर सारे प्रश्न हैं जो पंचम भाव से ही संबंधित है कि प्रथम होने वाला प्रथम संतान स्वस्थ होगा या रोगी। क्या यह भी प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है गुरुजी। और है भी, और है भी। तो यह थोड़ा सा लंबा विषय वस्तु है, इसके लिए पूरी एक क्लास होगी। आप सब को हम सुझाव देते हैं कि कोई भी एक दो सदस्य आप यह प्रश्न समूह में लिखें कि होने वाला संतान स्वस्थ होगा या रोगी। ऐसा आप लोग लिखेंगे जब पूरा, क्योंकि उसमें एक भाव नहीं, कई भावों का समायोजन किया जाता है, लेकिन है तो नहीं। अब हम लोग चलते हैं कुंडली के छठे भाव पर विचार करते हैं। कुंडली का छठा भाव क्या है? गुरुजी एक मिनट आपसे आगे चलते। तो लग्न कुंडली का छठा भाव का नाम है समस्या भाव। क्या है? समस्या भाव। क्योंकि छठे भाव से रोग, यह भी हमारे लिए समस्या है। शत्रुता, यह भी समस्या है। कर्ज लेना, यह भी समस्या है। अब छठे भाव से मामा का विचार किया जाता है तो मामा हमारे लिए समस्या थोड़े हो जाएंगे। मामा तो हमारे लिए फायदे कारक ही, मामा तो हमारे लिए फायदे कारक। हर भाव से कुछ अच्छे कुछ बुरे चीजों का विचार किया जाता है। तो ओवरऑल छठा भाव को समस्या भाव भी हम कह सकते हैं। तो यह भी तो समस्या हो गया ना, यह भी समस्या भाव हो गया। आपके D7 कुंडली में यदि छठा भाव पीड़ित है, छठा भाव पीड़ित है। पीड़ित है, खराब है, तो सामान्यतः पुत्र से आपको समस्याएं, हमेशा संतान से हमेशा समस्याएं ओवरऑल होती रहेगी। अब किस संतान से कम होगा, किस संतान से अधिक होगा, यह अलग विषय वस्तु है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक वाक्य में समझ लेते हैं। अगर छठा भाव पीड़ित है तो संतान से समस्या है, ओवरऑल किसी न किसी संतान से होगा, या सभी संतान से हो सकता है, या किसी एक दो से हो सकता है। अगर 3 संतान है तो किसी एक दो से हो सकता है, या एक ही से हो सकता है, या तीनों से हो सकता है। यही होगा ना? जी गुरुजी जी। अगर अब वह समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, संतान को बीमारी हो सकती है, संतान झगड़ालू हो सकता है, संतान खर्चीला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि यहाँ पे यह छठा भाव पीड़ित है, खराब है, तो संतान से समस्याएं होंगी। तो अब किस संतान से होंगी तो उस भाव को देख लेंगे। यदि पंचम भाव खराब है, पाप युक्त है, पाप प्रभावित है, पंचम भाव के स्वामी नीच राशि में इत्यादि ढेर सारी बातें होती है, उसको देखेंगे। तो प्रथम संतान से, यदि 7वां भाव खराब है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा केतु की होती है, तो कुछ न कुछ समस्याएं होंगी।
तो दूसरे संतान से हो। अगर 9वां भाव खराब है तो तीसरे संतान से होगा। अगर 11वां भाव खराब है तो चौथे संतान से। यदि लग्न भाव खराब है तो 5वें संतान से। ओवर। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। जी जी। अगर छठा भाव शुभ है, अच्छा है, तो सामान्यतः संतान से लाभ ही होगा। संतान से समस्या नहीं होगी। छठा भाव अगर अच्छा हो, शुभ हो, मजबूत हो, तो अदृश्य शत्रुहंता योग का निर्माण होता है। अदृश्य यहाँ पर छठा भाव बहुत ही शुभ है। छठा भाव शुभ शुभ है। अच्छा, हमने कहा छठा भाव शुभ है, इसके कौन कौन से कारण? पूरी कुंडली में तो एक यही छठा भाव ही है जो जीवन की आशा बंधा के चल रहा है, जीवन की आशा को आगे ले जा रहा है। यह D7 कुंडली का 7वां भाव। वैसे कौन से यहाँ पे अच्छे योग है? तो छठे भाव में उच्च राशि के शुक्रदेव, तो जिस भाव में उच्च राशि के कर रहे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि के मूल शुक्र, त्रिकोण। तो जब मूल त्रिकोण राशि के हो गए तो भाव बहुत ही शुभ हो गया। एक भाव पर शनि की उच्च की दृष्टि मित्रवत, यानी कि जो ग्रह बैठा हुआ उसको भी मित्रवत दृष्टि से देख रहे हैं और माहौल को भी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। भाव से छठे भाव में पापक ग्रह, भाव से चौथे भाव में शुभ ग्रह, भाव से 10वें भाव में सूर्यदेव। तो जिस भाव से 10वें भाव में सूर्यदेव होते हैं वह भाव बलवान माना जाता है, वो भी सूर्यदेव नहीं होते। यह छठा भाव कितना शुभ हुआ? शुभ ही शुभ हो गया। भाव से 8वें भाव में राहु, यह भी अच्छा है। अगर इस भाव का ही विचार करें कि इनके संतान ओवरऑल यदि इनके जीवन में समस्याएं इत्यादि आती है, तो भाव से 8वां भाव, जिस भाव से 8वें भाव में राहु हो, तो उस भाव के लिए आकस्मिक सोच कुछ ज्यादा ही आता रहता है, एकाएक आ जाता है। राहु एकाएकपन देते हैं, एकाएक कुछ दे देते हैं। तो 8वां भाव जो होता है आकस्मिक सोच का होता है। जब शत्रुता वाली माहौल होगी तो व्यक्ति ही एकाएक सोचता है ना, तो व्यक्ति तो लग्न हो गया। दूसरा भाव वार्तालाप का है, तो यहाँ भी चंद्रमा है और केतु भी है। चंद्रमा सौम्यता हुआ और केतु नियम हो गया। चंद्रमा सौम्यता एवं केतु नियम। अगर शत्रुता भी करेगा, अगर कोई बात भी इनके संतान अगर शत्रुओं से परिचर्चा होगी तो कोई भी बात बड़े नियम पूर्वक और सौम्य तरीके से रखेंगे, क्योंकि हर भाव से दूसरा भाव उस भाव के लिए वाणी का होता है ना, कि आप रोष में प्रतिशोध की भावना अगर है मन में, लड़ाई झगड़े वाली बात है, तो आप किस प्रकार की वाणी बोलेंगे। तो उससे दूसरे भाव को देखें ना। यह तो सामान्य जीवन के वाणी के भाव हो, लेकिन दूसरे भाव को तो वाणी भाव धन भाव कहा जाता है। तो केतु देव नियम के सहारे चलते हैं और राहु देव बवंडर के साथ में। राहु देव राहु हो गया, इसका मतलब क्या होगा? लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है कहीं, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर राहु का संबंध छठे भाव से हो जाए तो वह किसी नियम को नहीं देखेगा,
विजय हमारी कैसे होगी उस नियम पर चलेगा। अगर राहु मंगल का संबंध हो जाए तो बस सीधे आनंद फानंद में चलो जी 2-4 लाठी देते हैं। और वहीं केतु का संबंध हो जाता है, केतु है, चलो जी कोई बात नहीं, वो अभी लड़ेगा झगड़ेगा, लेकिन एक नियम के सहारे बार बार कानून की बात बोलेगा, बार बार कहेगा कि चलो नहीं मानते हो तो चलो बाबा से पूछते हैं, पिता से पूछते हैं, चाचा से पूछते हैं, फलाना से पूछते हैं, और सामने वाले की बात हो। तो इस कुंडली में अब इनके संतान से संबंधित कोई समस्या आएंगी। आप लोग भी कुंडली पर कि आपका सब D7 कुंडली का छठा भाव कैसा है। यदि आपका छठा भाव शुभ है तो आपको अपने संतान से समस्याएं न के बराबर में आती है। यदि D7 कुंडली का छठा भाव खराब है तो आपके संतान से आपको समस्या कुछ ना कुछ होती रहती है। क्या यह सूत्र लग रहा है आप लोगों की कुंडली पे ओवरऑल? शायद हमारी बातों को आप लोगों ने नहीं सुना। जहां पे यदि प्रश्न किया जाए तो अपने विचार अवश्य देने चाहिए, हाँ ना सकारात्मक ना नकारात्मक, कुछ तो विचार मिले। गुरुजी मैं बता देती हूँ, मुझे समझ में तो आ नहीं रहा है कि D7 के जो लग्नेश हैं वो सूर्य महाराज है, वो देख रहे हैं छठे भाव को, लेकिन वह राशि मकर राशि है। और गुरुदेव भी देख रहे हैं, जो गुरुदेव भी देखेंगे तो वह नीच की दृष्टि डालेंगे। तो फिर कुछ ना कुछ खराब हुआ, यानी कि हल्का फुल्का समस्याओं को दर्शाया। हालांकि मकर राशि पर सूर्यदेव का प्रभाव थोड़ा अच्छा ही होता है, और गुरुदेव जो है नीच की भी दृष्टि होती है तो शून्य फल हो जाता है, उतना खराब नहीं देते। लेकिन फिर भी एक की शत्रुवत दृष्टि, दूसरे की नीच की दृष्टि, या हल्का फुल्का संयोग को दर्शाता है, समस्याओं को दर्शाता है, लेकिन पूरा समस्या नहीं देता। ऐसी समस्या नहीं देता जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की तरफ ले जाए। जी गुरुजी। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की तरफ समस्या तो रहती है। तो हल्के फुल्के समस्याओं, ऐसी समस्याओं को देते हैं कि जो किसी को कह तो सकते हैं कि आजकल यह परेशानी है, लेकिन उससे उतना ज्यादा हतोत्साह होने की बात नहीं है, नहीं होती। अगर वहीं किसी नीच के ग्रह की दृष्टि होती और देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि नहीं, किसी अन्य पाप ग्रह की नीच की दृष्टि होती, तो समस्याएं फिर ज्यादा हो जाता है। मेरी छठी D7 का छठे भाव षष्ठे ये बुध देव हो गए, मैं कन्या राशि और गुरु बैठे हैं, और किसी की दृष्टि नहीं है। तब तो ठीक है, अति सुंदर है, लड़ते रहिए। लड़ते रहिए यानी कि कोई वैसा काम ये लोग नहीं करेगा जिससे आप परेशान हो या समस्याएं आए, लेकिन विचारों के मतभेद भी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा जिद होना या बातों को न मानना, हल्के फल्के यानी कि रूठा रूठी वाली बात चलती रहे। रूठा रूठी मतलब समझते हैं जी, कहना नहीं सुन रहे हो तो सुन तो रहे हैं, नहीं ऐसे जैसे जो बात बोलेंगे जल्दी समझेगा नहीं, मतलब समझ तो लेगा लेकिन उसको मानने का प्रयास जल्दी नहीं करेगा, अपना जिद पकड़ के बैठेगा ये करके, क्योंकि बुध है ना जी। तो गुरु की बात बुध मानता नहीं है, इसीलिए तो गुरु बुध को शत्रु मानते हैं। बुधदेव अपने से छठे में जाके बैठ गए। ठीक है, लेकिन बुधदेव जो है गुरु की बात मानते ही नहीं, इसलिए गुरु बुध की शत्रु मानते हैं। गुरुदेव बुध को शत्रु मान लेते हैं इसलिए, और वहां गुरुदेव बैठ गए बुध की राशि में, ये दोनों शुभाग्रह हैं, तो समस्या तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी है समस्या। हाँ, वह बातों का न मानना, थोड़ा जिद करना, ना मम्मी ऐसे तो ना मम्मी ऐसे, अपने जिद पर रहना, इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी हो सकती है, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक ठाक है, वैसे ओवरऑल ठीक है, ठीक ही है। आचार्य जी, यदि छठे भाव में केतु और गुरु दोनों की दृष्टि हो तो
केतु की पंचम और गुरु की सप्तम, किसका प्रभाव ज्यादा माना जाएगा? D7 में। जब गुरुदेव है तो गुरुदेव का प्रभाव ज्यादा माना जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं माना जाएगा कि एक किसी पंचम और सप्तम से नहीं, मिले। नहीं, नहीं। अगर लग्न कुंडली में देव गुरु बृहस्पति एवं केतु अलग अलग राशि में लग्न कुंडली में है, हाँ जी, अलग अलग राशि में। अलग अलग है तो फिर गुरु का प्रभाव ज्यादा हो गया। अच्छे भी होंगे, यानी कि समस्या नहीं होगी। हाँ, अब यहाँ पर एक बात दर्शाता है कि आपके पुत्रों से ही, पुत्रों के दुश्मन कुछ जो विरोधी होंगे, आपके पुत्र के जो विरोधी होंगे आपके पुत्र से ही सीखेंगे। अच्छा, अभी तो छोटा है आचार्य जी, पूछेंगे आगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी है। हाँ जी। गुरुजी, अगर छठे भाव का स्वामी लग्नेश भी हो और छठे भाव पे जुपिटर की दृष्टि हो और मंगल की दृष्टि हो स्वराशि से, लेकिन छठे भाव का स्वामी अपने से छठे में बैठे। छठे भाव का स्वामी D7 में, D7 में किस लग्न की कुंडली हो गई? लगन की कुंडली तो वृषभ लगन है साहब। ये लग्न यही है ना? हाँ, लगन वृषभ लगन है। तो हाँ, और शुक्रदेव यहाँ बैठ गए। शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं और गुरु उसमें 10वें भाव से दृष्टि दे रहे हैं, छठे भाव पे नवी दृष्टि। ठीक ही तो है। और मंगल की दृष्टि सर 12वें भाव से है, 1 नंबर पे बैठा है मंगल, 12वें भाव से मंगल की दृष्टि। ठीक तो है। मंगल यहाँ से देख रहे हैं, जी जी जी। शुक्र छठे बैठ गए, लेकिन शुक्र के साथ राहु भी बैठा है। लगन कुंडली में शुक्र राहु की युति नहीं है ना? ना, लगन में नहीं है। फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। लगन में बहुत दूर है। हाँ, तो लग्न में बहुत दूर है। यहाँ पर यह जो भाव का स्वामी अपने से जो छठे बैठ गए, जी साहब। तो राहु के साथ है, मंगल की दृष्टि है, मंगल मूल त्रिकोण का है। देखो आपके बच्चे को बाहरी समस्याओं से समस्या नहीं है। बाहरी समस्याओं से मतलब सर? बाहरी यानी कि बाहरी समस्याओं का मतलब, ये तो शत्रुता वाले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बीमारी पे अभी नहीं। जी सर, अगर जी सर। शत्रुता पर कर रहे हैं कि आपके बच्चे का विरोधी कोई होगा कि नहीं, तो बाहरी व्यक्ति इनके विरोधी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। परंतु इनके स्वयं के कुछ कार्य ऐसे कभी कभी हो सकते हैं आपके संतान के, जी जी, कि इनके कार्यों में कुछ त्रुटियां हो, जिनके कारण शत्रु बन जाए कोई या विरोधी बन जाए, इनके कार्यों से तंग आकर, इनके आदतों से तंग आकर जी जी, इनके विरोधी कोई बन सकते, नहीं तो नहीं बने। जी, तो ये सर हम दोनों संतानों के लिए देख रहे हैं, अगर मतलब 2 संतान है तो? नहीं ना, ओवरऑल ये सभी संतान के लिए। जी सर, जी। मतलब दोनों संतान के लिए। अब दोनों संतान में किस संतान से यह समस्या आएगी, वह भाव दर्शाएगा। अगर पंचम भाव खराब है तो प्रथम संतान से, दूसरा भाव खराब है तो दूसरे। अब इसमें सर मेरे जो D7 है ना, उसमें शनिदेव भी 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मंगल मूल त्रिकोण राशि में, बुध दूसरे भाव में स्वराशि में है, और सूर्य 10वें भाव में भी अपनी उसकी राशि में है, मंगल की राशि में, मित्र की राशि में है। अगर यहाँ पर शनि गुरु की युति हो गई ना, हाँ, और इसमें जो इसके लग्नेश है वो उच्च के हैं सर 11वें भाव में। ठीक है, तो एक तो सप्तमेश उच्च के हैं, पहले खष्टेश उच्च के भी हैं। जी 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 है, राहु से दृष्टि युक्त है, यह भी ठीक है। यहाँ पर संतान कुंडली में D7 कुंडली में ससयोग भी बन रहा है, तो ससयोग भी तो प्रभावी होंगे ना। और चंद्रमा सर लगन में है तो वो भी अपनी उच्च की राशि में है, तो फिर यह भी तो उत्तम हो गया। तो यह तो दोनों संतानों पर प्रभावी है, तो मतलब ससयोग है तो सभी संतानों के लिए, चंद्रमा उच्च का है सभी संतानों के लिए, शुक्र उच्च का सभी संतानों के लिए।
तो अब इसमें जो यह तो सब अच्छा हो गया, लेकिन अब दोनों भाव में पंचम भाव एवं सप्तम भाव जो दो संतान है, इसमें से जो भाव खराब होगा जी 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 उसमें थोड़ी समस्याएं आ जाएगी। इसका अगर दोनों भाव शुभ है तो ओवरऑल जी 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 पंचम भाव में केतु बैठा है सर, और सप्तम में सूर्य है। सप्तम में सूर्य है, यह भी ठीक है। यहाँ पे केतु है, थोड़ा प्रथम भाव खराब हो गया, जी 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 थोड़ा प्रथम भाव जी जी खराब है। या फिर बुधदेव कहाँ है? बुधदेव दूसरे भाव में है सर, तीसरी तीसरी राशि में, अपनी उसमें मिथुन राशि में है, दूसरे भाव में। ठीक है, फिर दूसरे प्रथम भाव भी ठीक हो गया। यह समस्या, यह उतना ओवरऑल नहीं है जी सर जिसके लिए चिंता किया जा सके। जी छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन भर आती जाती रहती है, जी 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 वो हमारे वे सब हमारी कर्मों के फल हैं। वर्तमान के कर्मों के फल भी तो वर्तमान में भोगने होते हैं, जी सर बिल्कुल बिल्कुल और कर्म पर किसी का अधिकार नहीं है। जी जी भगवान ही कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं तो चाहता ही हूं कि सभी अच्छे का कर्म करें। तो तभी पंचम भाव तो में केतु होने से क्या फल आएगा सर? पंचम भाव में केतु है ना, तो यह प्रथम संतान के समय में थोड़ी समस्याओं को इन्होंने दर्शाया। जी यदि आपकी कुंडली है तो यह थोड़ी समस्याओं को इन्होंने दर्शा दिया जन्म के समय का, या प्रथम संतान। जी भाव का स्वामी अपने से 10वें हैं, भाव को जी जी मजबूत कर दिया। हाँ भाव को जी 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 बच्चा हुआ था तो सर वो उसको सीजेरियन से तो हुआ था, उससे जॉन्डिस भी हुआ था पैदा होते ही। हाँ ठीक है। तो केतु जहाँ रहते हैं तहाँ कटपीट तो करवाते ही हैं, ऑपरेशन वगैरह वगैरह। चलिए जी ठीक, जी धन्यवाद गुरु। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में, गुरु जी, हाँ जी, ये इसमें हमारे D7 में ये छठे भाव में वैसे उच्च के बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन उसके ऊपर राहु की दृष्टि है और मंगल की नीच की दृष्टि है। और जो उच्च के जो बृहस्पति बैठे हैं, तो वो जो चंद्रमा है वो अपने से 11वें में जाके राहु केतु एक्सिस में है, मतलब। यहाँ पर आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि यहाँ पर छठे भाव में 4 नंबर की राशि है ना, जी जी यहाँ पर यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो गया, यहाँ मंगल देव है, यहाँ गुरुदेव है। जी। अच्छा, और और जो चंद्रमा है वो अपना उसमें उच्च के होके, लेकिन राहु केतु एक्सिस में है, केतु के साथ है चंद्रमा, तो राहु भी दृष्ट कर ही रहा है। हाँ हाँ, राहु भी दृष्ट हो गया, राहु भी। लग्न कुंडली में चंद्रमा किस भाव में? लग्न कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है, चलिए, और केतु? केतु 8वें भाव में है। तो यह फिर ग्रहण योग ना बना, यह फिर ग्रहण योग नहीं बना। नहीं बना, इसलिए चिंता मत करिए। अब यहाँ पर चंद्रमा का अंशात्मक मान कितना है? 27 डिग्री के आसपास है, उच्च के हैं और 27 डिग्री के आसपास हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, तब फिर मंगल से भी 11वें भाव को देखा जाएगा। तो मंगल से 11वें भाव में राहु है, और गुरु से 11वें भाव में चंद्रमा है। 11वां भाव में सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पर देखा जाएगा कि मंगल की नीच की दृष्टि यहाँ पर प्रभावी कितनी हो रही है, जी क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि तो नुकसानदायक है ही नहीं, मंगल की नीच की दृष्टि नुकसानदायक हो जाएगी। तो फिर गुरु के बल को देखा जाएगा। यहाँ भी अगर उच्च का है तो यहाँ भी गुरु उच्च का है, तब इससे 11वें भाव में चंद्रमा उच्च राशि का हो गया, चंद्रमा केतु के साथ यहाँ दिख रहा है, तो यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पीड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण योग में नहीं हुआ। ग्रहण योग केवल लग्न कुंडली में ही देखा जाता है। जी जी तो गुरु जी ग्रहण योग नवांश में भी नहीं देखते? नहीं, जी 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 ग्रहण योग तो
कब लगता है? जब एक दूसरे के करीब में होते हैं तब तो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। रश्मियों को अवशोषित कर लेंगे। जी। वास्तव में तो यह चंद्रमा धनु राशि में है, केतु यहाँ पर है, दूरियां तो इतनी हैं, यह जी, तो जी, जी। अंशात्मक मान के हिसाब से यह यहाँ पर आ गया। जी, जी। लेकिन कुछ लोग सर नवांश में भी ग्रहण योग को देखने, मतलब लगन में दूर हो तो नवांश में भी ग्रहण योग नहीं देखना चाहिए। नहीं, जी। लग्न में भी ग्रहण योग हो और वही ग्रहण योग नवमांश में भी हो, तब जी। अगर लग्न में राहु चंद्रमा की युति हो जाए और D9 में भी राहु चंद्रमा की युति हो जाए जी, जी। तो यह ग्रहण योग सबसे ज्यादा खराब होता है। जी, जी। यह या सबसे ज्यादा खराब जी। होता है। या सूर्य के साथ हो जाए, कौन? या सूर्य के साथ हो जाए, या चंद्रमा के साथ हो जाए। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, किसी भी ग्रह के साथ में अगर राहु या केतु जुड़ जाता है तो वह ग्रहण योग बनता ही है। जी, सूर्य के साथ में है तो पितृ दोष, चंद्रमा के साथ में तो मातृ दोष, जी, जी। मंगल के पास साथ में तो अंगारक, बुध के साथ में है तो जड़, गुरु के साथ में है तो चंडाल। जी, जी। इसी प्रकार से जी। समझना होगा। अगर गुरु के साथ में राहु हो गया, राहु क्या है? भ्रम में डालता है। गुरु क्या है? ज्ञान है, तो ज्ञान ही भ्रम में आ गया, जी। ज्ञान ही भ्रम के आगोश में आ गया। तो भाई बुद्धि काम नहीं करेगी तो वैसे भी लोग कहेगा कि छोड़ो, इसका बुद्धि ठीक नहीं, चंडाल के जैसा जैसा बर्ताव कर। जी, जी। अब बुद्धिमता का उपयोग, बुद्ध बुद्धिमता है और वहीं भ्रम में पड़ जाएगा तो बुद्धिमता का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो कहेगा चलो भाई एकदम एकदम जड़ बुद्धि है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, कब क्या बोल देगा कोई ठिकाना नहीं। जी, जी। मंगल भी अग्नि, केतु राहु से जुड़ गया कुछ नहीं, तो मंगल वो मर्द धर्म में एकाएक झगड़ा खोज खोज के करेगा, तो झगड़ा अंगारा के तो उस प्रकार से। जी, जी। अगर दोनों में डिग्री पास होगी तो ज्यादा यह दिक्कत ठीक है, उतना नुकसान नहीं है, यहाँ जो है जी। उतना नुकसान नहीं है। यह बीमारियों को दर्शाता है। यह क्या करता है? बीमारियों को दर्शाता है। हाँ, छोटी मोटी बीमारियों को दर्शाता है, जो लंबा लेकर जाएगा, लंबा होने वाली समस्याओं को दर्शाता है। जी। जब भी कोई दो ग्रह अपनी अपनी राशि में उच्च के होते हैं तो एक दूसरे पर नीच की दृष्टि डालते हैं, यह ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन यदि दो ग्रह आमने सामने नीच के हों और एक दूसरे पर उच्च की दृष्टि डालते हो तो यह बड़ा लाभकारी हो जाता है, यह बहुत लाभकारी हो जाता है। गुरु जी एक बार और समझाइए, क्या बताया आपने, सुन नहीं पाए ढंग से। हमने कहा कि यदि आमने सामने उच्च के ग्रह हो जी। तो समस्याएं देते हैं। जी, जी, जी। अगर आमने सामने नीच के ग्रह हो तो यह समृद्धि प्रदान करते हैं। अच्छा, जैसे बुध तो 12वीं राशि में नीच का है और शुक्र छठी में नीच का है, तो दोनों आमने सामने बैठे हो तो समृद्धि देंगे। हाँ, समृद्धि के लिए ठीक है। अच्छा, जब दो ग्रह आमने सामने उच्च के हों तो इसका उपाय, सर्वोत्तम उपाय होता है आचरणों के द्वारा एवं भोजन के द्वारा। सबसे सुंदर उपाय है आचरण के द्वारा किए गए उपाय, यहाँ ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं। फिर इसके लिए जप उतना लाभकारी नहीं होता, व्रत इत्यादि जितने व्रत जप करेंगे उतना ही उलझते चले जाएंगे, मतलब कि समस्या थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ ठीक ठाक है लेकिन वह जीव का तो रहता है। उच्च के ग्रह के जप उपाय करने से, व्रत इत्यादि करने से परहेज करना चाहिए। और उपाय करने चाहिए वर्ग कुंडलियों से नहीं, उपाय अच्छा, वर्ग कुंडलियों से नहीं करने चाहिए। नहीं, लग्न कुंडली से करने चाहिए।
अब जैसे कि आपके कुंडली में मंगल किस भाव में? दूसरे भाव में। दूसरे भाव में। और जी। गुरुदेव किस भाव में? 12वें भाव में। राशि गुरु की? गुरु की वृश्चिक राशि है। तब तो मंगल यहाँ पे वर्गोत्तम हो गए, उच्च के वर्गोत्तम। जी। ठीक है, यह सुंदर बात है। इसका उपाय और सरल हो गया। पर इसका गुरु उपाय, जी, ये राहु के साथ में है मंगल। अच्छा, तो राहु एवं मंगल का अंशात्मक मान, मंगल का अंशात्मक मान कितना है? मंगल का, गुरुजी मंगल का 23 डिग्री 56 है और राहु का 18 डिग्री 51 है। हम्म, तब तो मंगल के उपाय किए जाने चाहिए। अच्छा, मंगल के उपाय करने चाहिए। हाँ। और दूसरे भाव के मंगल के उच्च का उपाय बहुत ही सरल है। अच्छा। हाँ, बहुत ही सरल है। और यह आपको राहु का दोष भी समाप्त होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे, महीने 2-3 महीने में काम समाप्त। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो गुरुजी। हाँ, अभी हम बता ही देते हैं। जी। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए। जी।